जितेंद्र भाई आ गए हैं और जब हम इतिहास या अतीत में जाते हैं तो वहाँ से लाना क्या चाहते हैं, क्या लेके आएंगे। अगर ठीक ठीक इतिहास बोध के साथ हम नहीं जाते और हमारा इतिहास बोध ही गड़बड़ है तो हम क्या लाएंगे ये समझा जा सकता है और ये आ भी रहा है। कारण ये है कि अब नायकों को खलनायक बनाने का समय, मूर्तियों के ध्वंस हो रहे हैं और अपने हिसाब से राजनीति और सत्ता मूर्तियां गढ़ रही। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि सत्ता की भी अपनी एक भाषा होती है और इसीलिए कुंभन दास ने कह दिया था कि संतन को कहाँ सीकरी सुका। आप अपने काम से काम रखिए। इसलिए हिंदी पर गर्व करने से भी काम नहीं चलेगा और हिंदी की वजह से हीन भावना में आने से भी काम नहीं चलेगा। काम चलेगा उस यथार्थ को स्वीकारना जो चुनौतियां हमारे सामने हैं। हमारे दोस्तों ने बहुत सुंदर बात ये की कि पत्रिकाओं के बहाने और हिंदी तक क्षेत्रों के साथ साथ तकनीक क्या काम करती है। ये रविकांत ने बहुत सलीके से संक्षिप्त में कहा और मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ उसमें कि तकनीक जब आपके पास आती है तो वो सिर्फ आपको देती नहीं है, आपसे बहुत कुछ छीनती है, ये ध्यान रखिए। इसलिए तकनीक के उपयोग की तमीज भी हमें आनी चाहिए कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने कह दिया था कि समय ही धन है, टाइम इज वेल्थ। और हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये तकनीक हमारे समय को कितना हमसे छीन रही है और कितना हमारे लिए उपयोगी ही रही। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भाषा का सवाल आपकी पहचान का सवाल, अस्मिता का सवाल भी। जब मैं हिंदी यहाँ से बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी भाषी हूँ। आपके बीच से कोई बांग्ला बोलने लगेगा तो आप बांग्ला भाषी होंगे। अभी मैं बुंदेली में बोलूँगा तो आप जान जाएंगे कि आप ये बुंदेलखंड से। इसलिए आपकी पहचान को भी भाषा निर्धारित करती है और मनुष्य की, समाज की अस्मिता को स्वर भी देती है। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक चेतना जो अभिव्यक्त हुई है उसके इतिहास को भी हमें देखना चाहिए। इसलिए कबीर जब कहते हैं कि भाखा बहता नीर, और तुलसी कविता को जब सरिता से या नदी से तुलना करते हैं तो उसमें वो भाव लगभग है कि भाषा किस तरह की होनी चाहिए, भाषा हमारे पास वो कौन सी है। यहाँ शंभुनाथ जी बैठे हैं और इस समय, इस दौर में, इस कठिन दौर में जो बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन और कर्म में फाक नहीं है, उसमें से शंभुनाथ जी। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदी पट्टी का मतलब 10 राज्यों में इस तरह का कोई आयोजन दिख रहा है या होता है जिसमें 500 की संख्या से ऊपर के लोग आए। और ये सिर्फ मैं कलकत्ता की बात नहीं कर रहा, उसमें वो लोग मुझे मिले पिछले दिनों जब पिछले वर्षों में आयोजन में आया कि जो गांव से चल के आए थे, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर बसों में बैठ करके उस हिंदी के आयोजन में सम्मिलित हो रहे थे। इसलिए काम हमें क्या करना है और किस तरह से करना है ये सलीका भी हमें आना चाहिए, क्योंकि सत्ता और सरकार के भरोसे अगर हिंदी के प्रचार प्रसार को हम छोड़ देंगे तो माफ़ करिएगा, भाषा सम्मेलन का जो रूप हमारे सामने आ रहा है, मैं कह देना चाहता हूँ विनम्रता के साथ, उस सम्मेलन में हजारों लोग तो बुलाए जाते हैं मगर उसके पीछे की राजनीति को भी समझने की ज़रूरत है कि वो राजनीति क्या है और किस तरह की है। ये हो रहा है, मगर एक तरफ उसका दूसरा पहलू भी ये है कि जब भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, और आप जान लीजिए कि आपके देश में एक प्रधानमंत्री के अलावा 4-5 प्रधानमंत्री और हैं, और प्रधानमंत्री नागरिक प्रचारणी सभा के हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन के हैं, दक्षिण भारत प्रचार समिति के हैं, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के हैं। वो सभी सम्मिलित रूप से प्रधानमंत्री भोपाल जाते हैं, एक मेमोरेंडम तैयार करते हैं और देते हैं कि हमारे यहाँ जो काम कर रहे डेली वेजेस लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास वेतन नहीं है, हमारे खर्चे नहीं निकल रहे, हम बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, हमारे पास जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान की जो पांडुलिपियाँ हैं
जिनकी बात रविकांत अभी कर रहे थे, वो पांडुलिपियाँ नष्ट हो रही हैं। कभी कभी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं नागरिक पहचानवी सभा की, खुदा बख्श लाइब्रेरी की, साहित्य सम्मेलन की, वो फट गई हैं, वो पड़ी हुई हैं, मगर उसके लिए एक शब्द और एक पाई हमारे पास नहीं होती है कि नहीं, हम हिंदी का विश्व सम्मेलन कर रहे हैं तो वो सम्मेलन के रास्ते हम आपको पैसा दे रहे हैं। और इस सामग्री को आप याद करिए, जब अंग्रेज इस देश से गए तो अभी रविकांत जी और हमारे दोस्त गजेंद्र होकर के लौटे हैं वहाँ से, वो कितना बड़ा साहित्य है जो प्रतिबंधित हुआ अंग्रेजी राज के दौरान, और वो पानी के जहाज में ले जाया गया वहाँ पर। क्या आप हिंदी के बारे में बातचीत या हिंदी के संघर्ष के बारे में बातचीत उस प्रतिबंधित साहित्य को देखे बगैर कर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस की कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, जिसमें छोटे छोटे से पंपलेट्स हैं, जिसमें कार्टून हैं, जिसमें चित्र हैं, वो बड़ी सामग्री है, 2-2,500 पृष्ठ की सामग्री आप लोग ला पाए हैं वहाँ से, जो सिलसिलेवार ढंग से एक प्रोजेक्ट के रूप में आपके सामने आएगी। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे संग्रहालयों में, लाइब्रेरीज में पड़ा हुआ है, मगर हमारा जो हिंदी भाषा का जो इतिहास है, उसका पूरा जो फैलाव है, उसका जो व्याप्ति है, उसकी जो विस्तार है, उस विस्तार को भी तब तक हम ठीक नहीं समझ पाते जब तक कि हिंदी की उस संघर्ष को, क्योंकि आप देखिए कि भारतीय युग में आकर के एक संघर्ष हिंदी का, खड़ी बोली का और ब्रजभाषा का होता है। भारतीय स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि भाई मैं कविता ब्रजभाषा में लिखता हूँ, खड़ी बोली में वो गद्य लिखता है। और वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो उस दौर के जो बड़े साहित्यकार हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ब्रजभाषा नहीं चलेगी, ब्रजभाषा को हटाइए। इवन की पाठ्यक्रमों से भी ब्रजभाषा को हटाए जाने की बात हो रही है, जो सबसे सरस भाषा है। तो हिंदी का एक संघर्ष वहाँ दिखाई देता है। हिंदी का एक संघर्ष लगातार फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ उर्दू के साथ दिखाई देता। ये सदल मिश्र और लल्लू लाल जी ये क्या कर रहे हैं, कौन सा एजेंडा दिया गया था? क्योंकि हम जो अध्यापक हैं, हम पाठ्यक्रमों में 5 यूनिट तक सिमट गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 यूनिट हमारे पास है, उसको हमें निश्चित समय में पढ़ाना है, प्रश्न पत्र बनाना है, एग्जाम लेना है। तो ये युवा पीढ़ी कैसे जानेगी कि वो दौर क्या था जब हिंदी बन रही थी? अभी शंभुनाथ जी उस किताब का जिक्र कर रहे थे, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर प्रेमचंद के पोते का जिक्र किया। रविकांत यहाँ बैठे हैं, जब किताब वो आई हिंदी राष्ट्रवाद 22 में आई है, 20 साल पहले वो अंग्रेजी में आई थी, और अंग्रेजी की दुनिया में बड़ी बहस थी उसको लेकर। मगर मैं कहता हूँ हमारी असहमतियाँ हो सकती हैं, हिंदित्व को हम स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है ये माना, मगर बहसें उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये विनम्रता पूर्वक मैं शंभुनाथ जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि उसको उन बहसों से आंख मूंद कर हम हिंदी के संघर्ष को नहीं समझ सकते, क्योंकि ब्रजभाषा से संघर्ष हो रहा है, उर्दू से संघर्ष हो रहा है, और फारसी हटा करके जो नागरी आंदोलन चलता, जिसको बाद में देवनागरी किया गया, उस नागरी आंदोलन के अगुवाकार कौन है? वो अगुवाकार अपने जो शुरुआती जीवन में बहुत बेहतर हमें दिख रहे हैं, अपने उत्तरवर्ती जीवन में वो किस तरह से हिंदी को, हिंदू महासभा को, इन सब को जोड़ करके उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा कि वो हिंदी जो जनभाषा की हिंदी है, वो हिंदी जो साझा संस्कृत की हिंदी है, वो हिंदी है जिसमें बहुत लोगों का साझापन है, जिसमें बोलियों का है, जनजातीय भाषाओं का है, उर्दू का है, इन सब जो कंपोजिट कल्चर की भाषा है, वो भाषा किस तरह से आती है, ये सवाल आलोक राय अपनी पुस्तक में उठाते हैं। और वो साफ साफ कहते हैं कि मैं ये बहस हिंदी वालों के बीच ले जाना चाहता, हमें बहस करनी चाहिए, उन सवालों को उठाना चाहिए और मुखातिब होना चाहिए अगर गलत है आलोक राय, क्योंकि वो कहते हैं कि 1870 में जहां अमृत राय ने ए हाउस डिवाइडेड को छोड़ा था, मैंने बहस वहां से उठाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि प्रेमचंद जिन हिंदी की बहसों को लेकर के अंतिम दौर में चिंतित थे, मैं उनको संबोधित करना चाहता हूँ। हालांकि अमृत राय की बहुत सारी
बातों से उनकी असहमत रही है और वो आज भी कहते हैं। प्रेमचंद की जो ख्याति है उसको लेकर के भी वो टिप्पणी करते हैं। ये सारी चीज़ें, मगर हमको अगर कोई व्यक्ति एक नई बात कह रहा है कि अयोध्या प्रसाद खत्री का नाम लिया गया, हम ये देखें कि वो क्या क्या कह रहे हैं ब्रजभाषा के बारे में, उर्दू के बारे में, और उर्दू हिंदी विवाद नाम से जो नाटिका आती है उस नाटिका को हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। तब हम इस हिंदी के बनने, इस हिंदी के संघर्ष, आज़ादी के आंदोलन में इसकी उपस्थिति, हमारी पत्र पत्रिकाओं के योगदान, उन सबको हमें देखना पड़ेगा। तब एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने आएगी कि आखिरकार जो हिंदी हमारे पास है, जो हम बोल रहे हैं, वो क्या। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस हिंदी को लेकर के रामविलास जी ने जो हिंदी जात की अवधारणा प्रस्तावित की है, हालांकि वो अवधारणा धीरेन्द्र वर्मा जी के यहाँ मिलती, और उस हिंदी जात की अवधारणा पर भी विचार करने की बात है। ये जो संघर्ष चल रहा है उत्तर और दक्षिण का, जिस तरह से हम इन चीज़ों को राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं और तमिल संगम कर रहे हैं, ये तमिल संगम क्या हमारा राजनीतिक एजेंडा है या इसके पीछे और भी कुछ बात है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। और जब राजनीति ये करेगी कि जब दक्षिण भारत हमारे साथ नहीं आएगा तो 10 राज्यों के हिंदी प्रदेश को लेकर के एक नई राजनीति लेकर के हम आपके सामने आएंगे। खतरे इस तरह के, खतरे ये हैं। इसलिए हिंदी पर बात करते हुए हिंदी की राजनीति क्या है और राजनीति की हिंदी क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इतिहास से उन चीज़ों को बार बार रिविजिट करने की ज़रूरत है कि इसको खाद पानी कहाँ से मिल रहा है इन चीज़ों को, और इसकी क्या संभावनाएं हैं। अगर अपनी हिंदी को, जो जनभाषा हिंदी है, जो सम्मिलित प्रयास से बनी हुई हिंदी है, जो साझा संस्कृत की हिंदी है, उस हिंदी को बचाए जाने की ज़रूरत है। अंतिम इशारा आपकी तरफ कर रहा हूँ कि हम देखें कि सरकारें क्या कर रही हैं, सत्या क्या कर रही है। अगर कोशिश शब्द आ रहा है तो उसको लाल घेरा से घेरा जा रहा है और कह रहा है हटाइए, प्रयास लाइए। यहाँ पर ये हो रहा है और ये पाठ्य पुस्तकों में हो रहा है, ये राज्य में हो रहा है, ये केंद्र में हो रहा है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, नुक्ते हटाए जा रहे हैं, उर्दू के शब्दों को हटाया जा रहा है, पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं और वो पाठ्य पुस्तकें हम ही लोगों को सौंपी जाएंगी और कहा जाएगा कि आप इन पुस्तकों को आप पढ़ाइए। तो इन खतरों को समझते हुए, हिंदी के अतीत और इतिहास को खंगालते हुए, भविष्य की चुनौतियों, नो डाउट लोग कह रहे हैं कि हिंदी अंतरिक्ष में पहुंच रही है, जैसा रविकांत जी ने कहा कि हमने ये भुला दिया कि रेडियो ने और टेलीविज़न ने और सिनेमा ने कितना बड़ा रोल किया है। हम अपनी क्लासेस में बताते हैं कि अगर मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा कह दिया था तो उस चांद के और भी रेफरेंसेज में आप जाइए, क्योंकि आपके यहाँ नायिका तो चंद्रमुखी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती थी, और उसी चंद्रमुखी को मुक्तिबोध ने कहा कि चांद का मुंह टेढ़ा है, यानी हुस्न का मयार बदल देना, जो प्रेमचंद ने कहा था। तो चीज़ें मित्रों बदलती हैं, भाषा अपने युगीन संदर्भों, आंदोलनों से पैदा होती है, क्योंकि भाषा किसी टकसाल में पैदा नहीं होती। ये नहीं होता कि हम इतने शब्द इधर से डाल दें तो कोई भाषा बन के निकाल आए। चौपाल में, सड़क में, आम बोलचाल में भाषा पैदा होती है। उस भाषा को हम बरतते हैं, उस भाषा, वही भाषा हमारे पास है और वो खूबसूरत भाषा है। जवाहरलाल नेहरू का यहाँ जिक्र आया, मैं बता दूँ कि जो इतिहासकार हैं कर्नाटक के, जिन्होंने गांधी के बाद और वो पुस्तक लिखी है, नाम रामचंद्र गुहा कहते हैं कि 1952 के पहले आम चुनाव में उन्होंने अध्ययन किया है कि नेहरू, क्योंकि बंटवारा हो चुका था और एक भाषाई सांप्रदायिकता भी थी, हिंदी उर्दू की बहस थी ही, और इन बहसों को देखने के लिए हमें कम से कम, जो हिंदी को जानना समझना चाहते हैं, संविधान के उन 200 पृष्ठों को जरूर देख लेना चाहिए जिसमें हिंदी की बहस मौजूद है, और किस तरह से हिंदी की बहस को अंत में ले जाया गया। जब जब बैठक हुई तब तब विवाद हुए तो उसको टाला जाता रहा और अंत में जाकर के हिंदी की बहस हुई। जब लिस्ट सौंपी गई जवाहरलाल नेहरू को
तो उन्होंने देखा कि सारी भाषाओं के नाम हैं जो राष्ट्रीय भाषाएं होंगी, उसमें उर्दू का नाम नहीं, और पेन से जवाहरलाल नेहरू ने उर्दू लिख दिया। जब उन्होंने पूछा कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं, ये किसकी भाषा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये मेरे बाप दादाओं की भाषा है, और उर्दू का नाम उसमें लिखा। 52 के इलेक्शन में नेहरू पूरे देश में जाते हैं, और ये था लोगों को कि सांप्रदायिकता हुई है, बंटवारा हुआ है, तो जो पार्टियां संप्रदाय के आधार पर लड़ रही थी, उन्होंने सोचा कि हमारे पास बहुत सारी सीटें आएंगी, और वो हर मीटिंग में जाते हैं, सभा में जाते हैं, अपनी बातचीत करने के बाद अंत में वो एक सवाल करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और वो कहते हैं कि आपको किस तरह का हिंदुस्तान चाहिए, आपको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जो एक रंग का हो, या ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जो अनेक फूलों का गुलदस्ता जैसा हो। और जनता कहती थी कि हमें गुलदस्ते जैसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें हर रंग का फूल खिला। दरअसल भाषा का सवाल भी इस गुलदस्ते से जुड़ा हुआ है। इस रूपक को हम ग्रहण कर सकते हैं कि हमारी जो बोलियां हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी तभी खूबसूरत हो पाएगी क्योंकि बाजार की शक्तियों की भाषा अलग होती है। बाजार तो जाता